प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7वीं के लिए भूगोल लेसन नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी के NCERT के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हमने इनको लिख लिया है और प्रश्न और उत्तर दोनों को बारी बारी से पढ़ते हुए डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 भूगोल हमारी बदलती पृथ्वी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न लेते हैं, प्लेटें क्यों घूमती हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती हैं। अभी आपने समझा था पिछले वीडियोस में कि जो पृथ्वी है उसके अंदर एक लावा है जो पिघले हुए रूप में है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। जब ये लावा गति करता है वृत्तीय रूप में, वृत्तीय का मतलब सर्कल शेप में, वृत्तीय रूप में ये लावा घूमता है और इस लावा के गति करने की वजह से प्लेटें भी घूमती हैं। लेकिन ये कितनी गति से घूमती हैं? प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर लग रहा है वह अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा है वो कभी ज्यादा बल लगता है और कभी धीमी गति। बहिर्जनित बल कौन सा होता है? जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। इतना ध्यान रखें, पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित, पृथ्वी के बाहर बहिर्जनित। अगला प्रश्न है, अपर्दन क्या है? भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपर्दन कहते हैं। यानी कि जो नदियों के द्वारा जो पानी बह रहा है, सागर के अंदर जो पानी है, ठीक है, वर्षा का जो जल है, ठीक है, ऐसी जो पवनें हैं वो, और जो हमारी बर्फ है वो, ये एक प्रकार से किसी चीज को काट देती हैं, छाड़ देती हैं। किसको काट छाड़ देती हैं? पृथ्वी के ऊपर जो भूपृष्ठ पर जो परत बनी हुई है उसको काटती छाटती हैं। जो काटना छाटना ये क्या बन गया? अपर्दन। एग्जाम्पल है, जैसे नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण, ये वी शेप की घाटी बन जाती है, ये दोनों तो पर्वत बन गए, बीच में इतना गैप क्रिएट कौन कर देती हैं? नदियां कर देती हैं। पवनों द्वारा छत्रक शैल का निर्माण करना। छत्रक शैल कौन सी? जो हमने जानी थी, जिसकी शेप छतरी के आकार की हो जाती है, उसे हम छत्रक शैल कहते हैं। ये इस तरह की शेप हो जाती है और ये ऐसी शेप हो जाती है, ये छत्रक शैल बन जाती है। पर्वतों का इस रूप में बन जाना छत्रक शैल कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, कभी कभी नदी
अपने तटों से बाहर बहने लगती है। जहां नदी बह रही है उससे किनारे से बाहर आ जाती है। फिर क्या होता है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन यानी कि बारीक मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करती है। जब नदी तट से बाहर आ गई और आसपास के इलाकों में अपने आप को फैला लिया तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को वहां स्टोर कर देती है, जमा कर देती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो मटेरियल लेकर आई है इसको हम क्या कहते हैं, अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समतल का तो गया जो बराबर है, एक बराबर है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो ऐसा मैदान बना देती है। कौन बना देती है, नदियां बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, जब वो बाढ़ लाती हैं और बाढ़ में क्या आता है, अवसाद आता है और अवसाद वो जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है, समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा क्या है। उत्तर है, मरुस्थलीय भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। यानी कि जो पवने हैं मरुस्थलीय भागों में मिट्टी को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है, जब पवने बहना बंद हो जाती हैं, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है और उसकी शेप एक पहाड़ी जैसी बन जाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं, यानी कि रेत की पहाड़ी। बालू टिब्बा क्या हो गया, एक प्रकार से रेत की पहाड़ी। और वो रेत इतनी सूखी होती है, बिल्कुल बारीक होती है कि वो पवनों के द्वारा उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कट कर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलिन कहते हैं। यानी कि मान लो ये किनारा है, समुद्र का एक किनारा है, यहां सागर बह रहा है। ठीक है, अब जो तरंगे हैं, जो समुद्री पवने, जो समुद्र की जो लहरें हैं, वो अपने साथ अवसाद लाती हैं और किनारों पर स्टोर करना शुरू कर देती है। यहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ स्टोर कर दिया, यहाँ स्टोर कर दिया और इस तरह से एक पुल का निर्माण कर देती हैं और यहाँ एक समुद्र की एक झील बन जाती है। अंदर जो झील बन गया, बाहर जो है अवसाद जो जमा हो गया, अवसाद कौन लेकर आई, समुद्री तरंगे। ठीक है, तो एक हिस्सा, समुद्र का एक हिस्सा समुद्र से कट जाता है और किनारे के पास लग जाता है, तो ये समुद्री पुलिन बन जाता है। यह अंदर वाला हिस्सा समुद्री पुलिन। यानी कि जब समुद्री किनारों पर, समुद्र के किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कट कर एक झील का रूप ले लेता है, इसे पुलिन कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, चाप झील क्या है। जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोखुर, गोखुर का तो गया गाय का जो खुर होता है, जो उसे हम गोखुर कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था नदी सर्पिल आकार से बहती है ऐसे,
तो एक हिस्सा बहते बहते ये हिस्सा मान लो यहाँ से कट गया और ये नदी यहाँ से यहाँ आते आती इस तरह से बहने की बजाय सीधी हो गई और ये हिस्सा यहाँ पर कट करके ऐसे अलग हो गया और फिर नदी यहाँ से फिर ऐसे बहने लगी। तो ये जो हिस्सा कट गया अलग, पहले ऐसे बह रही थी और बहाव तेज होने की वजह से ये हिस्सा कट गया और ये नदी सीधी हो गई। तो ये जो झील बन गई है इसे हम कौन सी झील कहते हैं? चाप झील या गोखुर झील। ठीक है, पहले नदी का ही हिस्सा थी, नदी का बहाव तेज होने की वजह से ये नदी ने अपना रास्ता सीधा कर लिया या बदल लिया और जो हिस्सा नदी का कट करके अलग हो गया उसे हम गोखुर झील या चाप झील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है शैल, ऑप्शन नंबर 2 किनारा, ऑप्शन नंबर 3 समुद्री गुफा। हमने बताना क्या है? विशेषता नहीं है। अब देखिए, समुद्री तरंग समुद्री गुफाएं बनाती है, ये विशेषता तो है, इसलिए विशेषता नहीं है वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। किनारा बिल्कुल बनाते हैं, किनारे पर आती है समुद्री तरंगें। शैल चट्टाने तो किससे बनती हैं? मैग्मा से, लावा से बनती हैं, ज्वालामुखी से बनती हैं। तो ये विशेषता समुद्री तरंगों की नहीं है, तो शैल पर हम टिक करेंगे। अगला है, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। हिमनद का अर्थ हो गया जो बर्फीली नदियां हैं, वो हिमालय पर जो बर्फीली नदियां हैं, बर्फ से बनी ढकी हुई नदियां। निक्षेपण का अर्थ होता है जमा करना, अपर्दन तो काटना और निक्षेपण जमा करना। तो हिमनद जब निक्षेपण करती हैं तो क्या बनते हैं? क्या बाढ़कृत मैदान बनते हैं? नहीं, बाढ़कृत मैदान तो नदियों से बनते हैं। पुलिन समुद्री तरंगों से बनते हैं और हिमोड हिमनद से बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा बनेगा, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता क्या है? हिमोड। तो हम हिमोड पर टिक करेंगे। ठीक है, अगला है ग भाग, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? अंदर जो आकस्मिक गति होती है उससे क्या होता है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, वलन या बाढ़कृत मैदान। अब आप देखें, बाढ़कृत मैदान तो पृथ्वी की सतह के ऊपर बनते हैं, ठीक है, और यह है आकस्मिक गतियों के कारण। आकस्मिक गति कहाँ घटती है? पृथ्वी के अंदर। अंदर क्या बनते हैं? फिर वो ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो यहां जो ऑप्शन बनेगा, पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण जो घटना होती है वो है ज्वालामुखी। तो हम इस पर टिक करेंगे। अगला है गह भाग, छत्रक शैलें पाई जाती हैं, यानी कि छतरी की आकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में। देखिए, हमने रेगिस्तान में जाना था, पवनें जो होती हैं वो वहां की चट्टानों को ऊपर की वजह नीचे से काटती हैं और नीचे की काटने की वजह से वो चट्टानें ऊपर से ज्यादा बड़े आकार में हो जाती हैं और नीचे से कम आकार में हो जाती हैं और ऐसी आकार में ऐसी जो शैलें हैं वो छत्रक शैलें बन जाती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन पहला ही क्लिक हो गया है रेगिस्तान में, तो छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, चाप झील यहां पाई जाती है। चाप झील कहां पाई जाती है? देखें, पहला ऑप्शन है हिमनद, पहाड़ों पर नहीं। दूसरा है नदी घाटी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान। रेगिस्तान में तो झील का जो बनती है वो होती नहीं। तो जो ऑप्शन हमारा चाप झील का है वो नदी घाटी में है। जो हमने पढ़ा था, जाना था कि नदी जब सर्पिल आकार में बहती है और बहाव तेज हो जाता है तो एक हिस्सा नदी का कट जाता है और वहां चाप झील बनती है। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में। तो हमारे यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। हमने मिलान करना है, सही ऑप्शन के साथ में जोड़ना है।
तो पहला ऑप्शन है हिमनद। तो हिमनद की विशेषता को हम यहाँ देखेंगे कि किससे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है समुद्री तट, समुद्री किनारा, नहीं। बर्फ की नदी, बर्फ की नदी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है हिमनद का, वो बर्फ की नदी से मैच कर जाएगा। दूसरा है विसर्प। विसर्प को हम देखेंगे ऑप्शन कहां है। पहला है समुद्री तट, नहीं। नदियां, बिल्कुल। विसर्प जो है वो कौन बनाती हैं? नदियां बनाती हैं। तो हम इसको मिलाएंगे नदियों से। सर्प के आकार में नदियां बहती हैं, ठीक है। अगला है पुलिन। हमने जाना था पुलिन जो बनते हैं वो समुद्र के किनारे पर बनते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बन रहा है? समुद्री तट और पुलिन। इसका मतलब ये ऑप्शन समुद्री तट से जाकर के मिलेगा। अगला है बालू टिब्बा। पृथ्वी का कंपन, नहीं। कठोर संस्तर शैल, नहीं। रेगिस्तान, यस, क्योंकि बालू टिब्बे रेगिस्तान में मिलते हैं। तो बालू टिब्बे को हम मिलाएंगे रेगिस्तान से। अगला है जलप्रपात, यानी कि झरने। झरने कैसे बनते हैं? पृथ्वी कंपन से बनते हैं, नहीं। कठोर संस्तर शैल, बिल्कुल। जब नदी खड़े ढाल से चट्टानों पर गिरती है तो उससे क्या बनते हैं? जलप्रपात बनते हैं। तो जलप्रपात किसके मिलाएंगे? कठोर संस्तर शैल से। भूकंप, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का हिलना। और पृथ्वी कैसे हिलती है? आंतरिक गति के कारण। ये हमारा सही जोड़े बनाने वाला ये कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कारण बताइए। पहला भाग, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, छतरी के आकार में होते हैं। पढ़ेंगे और समझेंगे। मरुस्थलीय भागों में पवनों के साथ चलने वाले रेत के कण, जब पवनें चलती हैं तो साथ में क्या उड़ने लग जाते हैं? मिट्टी के कण। फिर क्या होता है? मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं। जैसे मान लो ये चट्टान है और रेत के कण उड़े, तो रेत के कण उड़ रहे हैं तो ये ऊपरी हिस्से को कम काटते हैं और निचले हिस्से को काटना ज्यादा शुरू करते हैं। यहाँ काटना ज्यादा शुरू करते हैं। पवनें जब चलती हैं, रेत के कण भी आ जाते हैं, तो वो निचले हिस्से को ज्यादा काटते हैं, ऊपर को कम काटते हैं। तो ये कटाव हो करके ये इस आकार में होना शुरू हो जाती है। ये छत्रक आकार हो जाती है। ये नीचे से कटती हैं और ऊपरी हिस्से को इन पवनों से घर्षण काफी कम होता है, निचले हिस्से को ज्यादा और ऊपरी हिस्से को कम। इसलिए निचले हिस्सों की चट्टानें काफी घिस जाती हैं और ये चट्टानें छतरीनुमा, छतरी के आकार की बन जाती हैं, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। उत्तर है, बाढ़ के समय नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में अवसाद जमा कर देती है, यानी कि जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाई है, जीवों के अवशेष बहा कर लाई है, वो सब कहाँ जमा कर देती है? अपने आसपास। इन अवसादों या मलबों, अवसाद को मलबा भी कह सकते हैं, अवसादों या मलबों में काफी मात्रा में ह्यूमस होती है। ह्यूमस जो है वो एक उपजाऊपन होता है जो कि बाढ़कृत मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उत्तर समझेंगे। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलीय आकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं,
जिससे दरार बनती है। यानी कि मान लो ये समुद्र का किनारा है, यहाँ कोई चट्टान है, तो पहले तरंगे आएंगी, इससे टकराती रहेंगी टकराती रहेंगी टकराती रहेंगी, और क्या बन जाएंगी, दरार बन जाएगी। यहाँ एक दरार बन जाएगी, छेद बन जाएगा। समय के साथ ये दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है, ये दरार फिर बड़ा और चौड़ा हो जाता है, तो ये इस तरह से एक रास्ता बना देगी, समुद्री तरंगे रास्ता बना देंगी। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। फिर ये गुफा का आकार बन जाती हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, और जब ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी हो जाती हैं तो ये किस तरह की बन जाती हैं, केवल आर पार हो जाती हैं और इस तरह की दिखाई देने लग जाती हैं। आकार ये हो जाता है इनका, ऊपर का हिस्सा ये रह जाता है और ये आर पार हो जाती हैं। पहले आधा हिस्सा था, गुफा थी, जब आर पार हो गई तो केवल ये इस आकार की बन जाएंगे। केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये मेहराब बन जाते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, अपर्दन और भी हो जाता है, अपर्दन और भी हो जाता है, तो हमारे आकार की जो केवल क्या बच जाती हैं, केवल दीवार बच जाती हैं। ये छत भी गायब हो गई तो ये दीवार बच गई। ये दीवारें क्या कहलाती हैं, स्टैक कहलाती हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं और उनमें दरारें पैदा कर देती हैं। जब ये दरारें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं तो समुद्री गुफाएं बन जाती हैं, इस आकार की बन जाती हैं। ठीक है, समुद्री गुफाएं बन जाती है। समुद्री गुफाओं के भी लगातार और बड़ा होते जाने से केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। फिर लगातार अपर्दन और बढ़ता है और ये मेहराब भी टूट जाता है, ऊपर का हिस्सा भी टूट जाता है और ये केवल दीवारें बचती हैं। इन्हें हम स्टैक कहते हैं। ये स्टैक है। क्लियर है? तो बच्चों, यहाँ हमारा भूगोल चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे, लिखेंगे ज़रूर, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों।